Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 22nd December 2025 के द हिंदू के सारे editorials के simplification. So without wasting any time, let's get started. The first editorial we are going to discuss today is about Parliament winter session. So what was the overall picture? पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो रिलेटिवली कम रहा कंपेयर टू द रीसेंट ईयर्स. इस सेशन में 10 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 8 ही बिल पास हुए. कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स इसमें शामिल थे? पहला था आउटडेटेड लॉज रिपील और अमेंडमेंट बिल. दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ करना. तीसरा रहा हमारा न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ करना. चौथा था हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि एमजी नरेगा में मेजर चेंजेस. सो अगर हम नरेगा के चेंजेस की कंट्रोवर्सी के बारे में देखें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो कि 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू की थी उसमें बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए और ये वेलफेयर स्कीम का कोर बदलना जैसा माना जा सकता है. अनदर कंट्रोवर्सी वाज हिंदी टाइटल्स कंट्रोवर्सी. कई बिल के हिंदी टाइटल्स पर नॉन हिंदी स्टेट्स के एमपीज ने ऑब्जेक्शन उठाया. उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉज इंग्लिश में ड्राफ्ट होना चाहिए, बाद में ट्रांसलेशन हो सकती है. सो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कि इंश्योरेंस बिल का जो नाम है उसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, और रूरल एम्प्लॉयमेंट बिल जो कि नरेगा को जो है हमारा रिप्लेस करेगा उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे कि हम वीबीजी रामजी एक्ट भी बोलते हैं. दूसरा डिबेट हुआ वंदे मातरम पे. गवर्नमेंट ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग की. लोकसभा में 11 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में 13 घंटे इसकी डिबेट हुई. आर्टिकल के मुताबिक पार्लियामेंट जो है यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके नेशनल सॉन्ग को ऑनर कर सकता था. इसके बदले डिबेट को पेट्रियोटिज्म टेस्ट बना दिया गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. ना कुछ इलेक्ट्रल डिबेट्स भी हुए. इलेक्ट्रल डिबेट्स पर भी लंबी डिबेट हुई, लेकिन डिस्कशन पार्टी लाइन से बाहर निकल ही नहीं पाई. बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रिजिड स्टैंड इलेक्शन इंटीग्रिटी पर इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं माना गया. सो इलेक्शन क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हुए. दूसरा हुआ एयर पोल्यूशन. ऑपोजिशन ने दिल्ली एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन मांगी जो एक सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, पर गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं करा, जो कि करना चाहिए था. कई बिल्स को जल्दी जल्दी पास किया गया. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो रोल है जो डिटेल स्क्रूटनी के लिए होता है काफ़ी लिमिटेड रहा. क्वेश्चन आर और जीरो आर रिलेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, जहां एमपीज़ ने पब्लिक इश्यूज उठाए, और इस बार सेशन जो है लेस हॉस्टाइल रहा. इस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्नॉलेज किया. कांग्रेस एमपीज़ ने एंड सेशन पर स्पीकर और चेयरमैन की टी इन्विटेशन एक्सेप्ट की, जो कि पिछले कुछ सालों में रेयर था. सो एक सिंबॉलिक गुडविल जेस्चर दिखाया गया. सो ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज टी मीटिंग्स और फ्रेंडली एक्सचेंजेस ने दिखाया कि डायलॉग पॉसिबल है इवन डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी. सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आर्टिकल का कोर मैसेज यही है कि इस रिलेटिवली काम एटमॉस्फेयर को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट ज़्यादा मीनिंगफुल डिबेट्स करे, कंसेंसस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की तरफ बढ़े. नेक्स्ट वही है हमारा जो ऑलमोस्ट हम हर एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अबाउट एमजी नरेगा, द बुलडोज डेमोलिशन ऑफ एमजी नरेगा. सो अगर हम बात करें तो एमजी नरेगा जो था वो 5 दिसंबर 2005 को प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले टर्म में बना था. ये एक राइट बेस्ड लॉ था इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 41 जो कि स्टेट को सिटीजन्स का राइट टू वर्क इंश्योर करने को कहता है. लॉ को बनाने से पिछले 13 महीने तक पब्लिक कंसल्टेशंस हुए. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में यूनानिमसली पास किया. मतलब ये कंसेंसस बेस्ड वेलफेयर था ना. सोनिया गांधी के अकॉर्डिंग मोदी गवर्नमेंट ने बिना डिस्कशन, बिना कंसल्टेशन, बिना फेडरल रिस्पेक्ट के एमजी नरेगा को इफेक्टिवली अबॉलिश और डिसमेंटल कर दिया. महात्मा गांधी का नाम हटाना सिर्फ सिंबॉलिक स्टेप है. असल प्रॉब्लम ये है कि पूरी स्ट्रक्चर और सोल ऑफ नरेगा डिस्ट्रॉय कर दी गई है. ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम था और सबसे ज़्यादा स्टडीड एंड इवेल्युएटेड स्कीम्स में से एक था. स्टडीज़ ने दिखाया कि इसने सबकी वनरेबल लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की. हम लोग भी जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं ऑलमोस्ट हर साल इसको पढ़ते हैं. ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है बल्कि एक लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी. मतलब काम लोगों की डिमांड पर मिलता था, ना कि गवर्नमेंट के मूड पर. नए लॉ में लीगल गारंटी खत्म कर दी गई है. अब ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स का सेट बन गया है जिसमें राइट का कोई सेंस नहीं है. डिमांड ड्रिवन था, मतलब जब लोग चाहते थे तो उन्हें काम मिल जाता था. लेकिन अब जो नई एक्ट है जिससे रिप्लेस हो रहा है विकसित भारत एमजी रामजी वाली, वो सप्लाई बेस्ड है, यानी कि काम होगा तो मिलेगा और लीगल गारंटी भी नहीं है, जस्ट अनदर स्कीम की तरह वो पड़ा हुआ है. तो एमजी नरेगा जो है पहले एंटायर रूरल एरिया में एप्लीकेबल था. अब कवरेज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दी गई है. जिसे नोटिफाई किया जाएगा वही कवर होगा, यानी कि एंटायर यानी कि पूरा रूरल एरिया ये कवर नहीं करेगा. पहले अगर हम बजट की बात करें, फंडिंग की बात करें तो अनकैप थी.
मतलब जितनी डिमांड होगी उतना काम मिल जाएगा। अब प्री डिसाइडेड बजट होगा, जिससे कि स्टेट्स में काम के दिन ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब जो है सरकार की मर्ज़ी पर होगा और डिमांड की मर्ज़ी पर नहीं होगा। अब एम्प्लॉयमेंट लोगों की ज़रूरत से नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ से डिसाइड होगा। यही राइट बेस्ड अप्रोच का एंड है, यानी कि पीपल्स नीड वर्सेस यूनियन प्रायोरिटी। पहले साल भर काम मिल सकता था, अब जो है स्टेट्स को 60 दिन एग्रीकल्चरल पीक सीजन में काम बंद करना होगा। सो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द रूरल वेजेस। एमजी नरेगा ने लैंडलेस वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ाई थी, जिससे एग्रीकल्चरल वेजेस ऊपर गई। नया लॉ इस पावर को कमज़ोर करेगा। आज एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार बढ़ा है। इस वक्त जो है वेज सप्रेशन और ज़्यादा डेंजरस है। अब अगर हम कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो पहले सेंटर स्टेट रेशियो 90:10 था, इसलिए स्टेट्स को स्कीम इम्प्लीमेंट करने का इंसेंटिव था। अब रेशियो 60:40 हो गया है, तो स्टेट्स के जो है इंसेंटिव्स कम हो गए। अब स्टेट का मूड नहीं है। दूसरी चीज़ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो भी स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर यूनियन का एलोकेशन क्रॉस हुआ तो पूरा एक्स्ट्रा खर्चा जो है स्टेट को उठाना पड़ेगा। मतलब स्टेट्स को काम देने से डिस्करेज किया जा रहा है। स्टेट्स जो हैं ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। ये चेंज स्टेट के फाइनेंसेस को और डिवास्टेट करेगा। सेंटर स्टेट बैलेंस बिगड़ता है इससे। सो इट कैन बी सीन एज एन एंड टू डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो है एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के स्पिरिट में ग्राम सभा लेड प्लानिंग पर बेस्ड था। अब ग्राम सभा की जगह पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आएगा, जो टॉप डाउन सेंट्रल प्रायोरिटीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, लोकल रीड्स की बात नहीं करेगा। तो लोकल जो नीड्स हैं वो निगलेक्ट की जा रही हैं। ये चेंज सिर्फ रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एंड देखा जा सकता है। सो 125 डेज क्लेम जो है वो मिसलीडिंग है। गवर्नमेंट कह रही है कि 100 से 125 दिन काम मिलेगा, पर बजट कैप, कॉस्ट शिफ्ट, रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये इम्पॉसिबल लगता है। मुश्किल ही हो पाएगा। अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में नरेगा को मॉकिंग, बजट स्टैग्नेशन, टेक बैरियर, डिलेड वेजेस के थ्रू वीकन किया है। 20 सालों में नरेगा ने बेटर वेजेस, कम माइग्रेशन, एम्पावर्ड पंचायत, ट्रांसपेरेंटी वाया सोशल ऑडिट्स इंश्योर किया था। सो उसका रियल इम्पैक्ट वॉज वेरी गुड। लेकिन अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों में ये सिर्फ वीक ही हो रहा है। पेंडेमिक के टाइम जो है पुअर पर पहुंचने के सिर्फ 2 मेजर टूल्स थे, वो था नरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आज भी लोग नरेगा मांग रहे हैं क्योंकि रूरल लाइवलीहुड्स इनसिक्योर हैं। डिमांड इटसेल्फ प्रूव्स द नेसेसिटी। सो डिमांड बहुत हाई है। इस लॉ को डिमोलिशन का मतलब है कि करोड्स के लिए जो है लाइवलीहुड कोलैप्स होगा, माइग्रेशन होगी, हंगर होगी और इनइक्वालिटी होगी। राइट टू वर्क के साथ साथ राइट टू वोट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे जो लॉज हैं सब वीकन हुए हैं। ये सिर्फ एक स्कीम का एंड नहीं है बल्कि राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन पर अटैक है। सो अगर हम देखें तो एक मॉरल और ह्यूमन फेलियर है। महात्मा गांधी के सर्वोदय विजन का प्रैक्टिकल फॉर्म था एमजी नरेगा। इसका एंड एक कलेक्टिव मॉरल फेलियर देखा जा सकता है। सो व्हाट इज़ द फाइनल कॉल। अब ज़रूरी ये है कि सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वरना नेक्स्ट टारगेट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो सकता है, विच कैन बी डेंजरस फॉर द रूरल पीपल एंड द पुअर पीपल लिविंग इन आवर कंट्री. Another article is about the India's global South diplomacy beyond the optics. So overall context क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी का जॉर्डन, इथोपिया, ओमान टूर सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये एक ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पोजिशनल का इम्पैक्ट था। अगर हम कॉमन थ्रेड्स की बात करें इन ऑल द 3 कंट्रीज़, तो तीनों कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का पार्ट है, जहाँ पर इंडिया लीडरशिप रोल चाहता है। साथ ही तीनों जो है अपने अपने रीजन्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। अगर हम ओमान विजिट की बात करें तो ओमान के जो सुल्तान है हायथाम बिन तारिक के साथ टॉक्स में CEPA यानी कि कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अनदर लेवल होता है। ओमान और इंडिया का जो ट्रेड है वो $10 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि डबल हो गया है। और सेपा जो है वो फ्यूचर में इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल FTA का बेस बन सकता है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हम जॉर्डन विजिट की बात करें तो जॉर्डन में अब्दुल्ला हुसैन के साथ रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट पर कोऑपरेशन हुआ। जॉर्डन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक मॉडरेट अरब वॉइस है, सो इसलिए ये विजिट सिर्फ बायलेटरल नहीं, रीजनल डिप्लोमेसी का हिस्सा था। फिर बात करते हैं हम इथोपिया विजिट एंड द अफ्रीका लिंक। एडिस अबाबा में इथोपिया के PM जो हैं उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई अहमद अली के साथ। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इथोपिया अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं और एक नया ब्रिक्स मेंबर भी है।
इंडिया 2026 में ब्रिक्स का चेयर होगा, इसलिए इथोपिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट एजेंडा सेट करने में मदद करेगी। अगर हम अफ्रीका इंडिया का एंगल देखें तो इथोपिया विजिट एक की गोल था अफ्रीका इंडिया समिट को रिवाइव करने का, जो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। जॉर्डन टॉक्स में गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल इंस्टेबिलिटी सेंट्रल रही, स्पेशली जब इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जॉर्डन से गुजरना था। अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो अमान जॉइंट स्टेटमेंट में कॉरिडोर का जिक्र नहीं था। ये दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट में प्रोजेक्ट को पॉलिटिकली रिस्की बना दिया गया। इंडियाज़ बैलेंसिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो जयशंकर जो हैं इजराइल में थे। जॉर्डन विजिट ने अरब वर्ल्ड को रीएश्योर किया कि इंडिया का पैलेस्टीन जो स्टैंड है वो अनचेंज्ड है। पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो ओमान जॉइंट स्टेटमेंट में क्लियरली बोला गया कि गाज़ा का सोल्यूशन एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के थ्रू ही पॉसिबल होगा। सो व्हाट इज़ द कोर कंसर्न रेज्ड बाय द आर्टिकल? अगर इंडिया ये मैसेज इजराइल के लीडरशिप स्पेशली बेंजामिन को तक क्लियरली नहीं पहुंचाता है तो विजिट सिर्फ ऑप्टिक्स बनकर रह जाएंगी। सो व्हाट इज़ द बिग पिक्चर? इंडिया चाहता है एक शेयर इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन उसके लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, कंसिस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस रीजन ज़रूरी है। सो फाइनल टेक अवे यही है कि मोदी का जो टूर है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देता है, बट प्रिंसिपल पोजीशंस होकर को हर साइड क्लियरली असर्ट किया गया है, तभी इंडिया जो है ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में क्रेडिबल बनेगा एंड इट विल गो बियॉन्ड दी ऑप्टिक्स। Another article we'll be doing is unlocking the potential of India-Africa economic ties. So what is the context? पीएम नरेंद्र मोदी के अफ्रीका विजिट्स ने फिर से इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक रिलेशंस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स का 40% यूएस और ईयू पर डिपेंडेंट है। इन मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और स्लो डाउन का रिस्क है, इसलिए हम जो है अफ्रीका को एक ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मार्केट की तरह देख रहे हैं। सो व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फाउंडेशन? इंडिया अफ्रीका रिलेशन सिर्फ ट्रेड का नहीं है, दोनों के बीच हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी और एंटी कॉलोनियल सपोर्ट रहा है। सो व्हाट इज़ द मेजर माइलस्टोन? अफ्रीकन यूनियन का G20 का परमानेंट मेंबर बनना 2023 में इंडिया के प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर हम करंट ट्रेड स्टेटस की बात करें तो इंडिया अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड जो है $100 बिलियन के पास पहुंच चुका है। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, फार्मा, राइस, टेक्सटाइल, इस सब में। अगर हम की अफ्रीकन पार्टनर्स की बात करें तो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और तंजानिया मेजर डेस्टिनेशंस हैं हम लोगों के। एक इसमें एक चाइना कंपैरिजन भी आ जाता है। चाइना जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अफ्रीका के इंपोर्ट्स में चाइना का शेयर 21% जबकि इंडिया का सिर्फ 6% है। सो वाई चाइना इज़ अहेड? चाइना आगे क्यों है? बिकॉज चाइना अफ्रीका को हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। इंडिया ने 2030 तक अफ्रीका ट्रेड डबल करने का टारगेट सेट किया है। इंडिया को प्रेफरेंशियल टारगेट एग्रीमेंट सेपा नेगोशिएट करनी चाहिए अफ्रीकन रीजन्स और मेजर इकोनॉमीज़ के साथ। ये हमारा स्ट्रैटेजी पिलर 1 होगा, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स। दूसरे पिलर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट लाएंगे। इंडिया को लो वैल्यू एक्सपोर्ट से हटकर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए। सो वाई मैन्युफैक्चरिंग इन अफ्रीका? अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग से यूएस मार्केट एक्सेस टैरिफ बेनिफिट्स के साथ साथ अफ्रीका के ग्रोइंग कंज्यूमर बेस का फ़ायदा भी मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ AFCFTA यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया? उसके साथ डीपर एंगेजमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी खोल सकती है। देन विल कम अप विद द थर्ड पिलर जो है हमारा MSME फोकस। अफ्रीका MSMEs के लिए ईजियर मार्केट्स है कंपेयर टू यूएस या फिर EU, लेकिन इंडिया की पॉलिसी सपोर्ट अभी वीक है। सो व्हाट इज़ दिस ट्रेड फाइनेंस प्रॉब्लम? MSMEs को अफ्रीका में एंट्री के लिए क्रेडिट, इंश्योरेंस और रिस्क कवर की नीड होती है जो अभी लिमिटेड है। सो व्हाट कैन बी देयर सोल्यूशन? सोल्यूशन तो चाहिए ना, प्रॉब्लम है तो। सो लोकल करेंसी ट्रेड, जॉइंट इंश्योरेंस पूल और लाइन्स ऑफ क्रेडिट को स्केल अप करना। देन आता है हमारा 4th पिलर विच इज़ अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। इंडिया अफ्रीका ट्रेड में फ्लाइट कॉस्ट ज़्यादा है, पोर्ट्स, मैरीटाइम कॉरिडोर्स और हिंटरलैंड कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। देन आता है हमारा 5th पिलर विच इज़ टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज ट्रेड। IT, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज इंडिया की स्ट्रेंथ है, पर अफ्रीका के साथ सर्विसेज ट्रेड अंडर यूटिलाइज्ड है। सो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? इंडियन PSUs को माइनिंग, मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीका में लीड लेना चाहिए। इंडिया का अफ्रीका FDI काफ़ी हद तक मॉरिशियस रूटिंग की वजह से इन्फ्लेटेड है, यानी कि टैक्स रीजंस की वजह से। सो व्हाट कैन बी द इन्वेस्टमेंट बैरियर्स? कौन कौन से हैं? ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट इंडियन फर्म्स को अफ्रीका में इन्वेस्ट करने से रोकता है।
इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट सिर्फ जो है ट्रांजैक्शनल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। सप्लाई चेन्स रिस्ट्रक्चर हो रही हैं और वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है। अफ्रीका इंडिया की ग्लोबल एम्बिशंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। सो व्हाट इज़ द फाइनल टेक अवे? इंडिया के पास टाइमिंग अपॉर्चुनिटी दोनों है। अब ज़रूरत है पॉलिसी पुश, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन की। अनदर आर्टिकल इज अबाउट लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन से हम जो है चाइना से हम एयर पोल्यूशन के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दोनों कंट्रीज़ हैं विच इज़ इंडिया एंड चाइना, ये सिवियर एयर पोल्यूशन से जूझ रही है, लेकिन लास्ट 10 सालों में रिजल्ट्स बिल्कुल अलग रहे। जब बीजिंग ने पोल्यूशन ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया, तो दिल्ली अभी भी वर्ल्ड के टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में क्यों है? सो बीजिंग का अचीवमेंट देखते हैं हम। बीजिंग ने PM 2.5 के जो लेवल्स हैं वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस करें। 2.5 है क्या? मतलब बहुत छोटे एयर पार्टिकल्स जो कि लंग्स और ब्लड तक पहुंच जाते हैं और फिर ये हार्ट, लंग और कैंसर रिस्क बढ़ाते हैं। तो चाइना की अगर हम बात करें तो उसकी पॉलिसी बैकबोन के दो मेजर ड्राइव्स हैं। पहला है एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान और दूसरा है उसका ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन। ये अप्रोच एक्सीडेंटल या स्लो नहीं था, बल्कि प्लान, एग्रेसिव और लॉन्ग टर्म था। सबसे पहले हम देखेंगे कोहेरेंट पॉलिसी। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के रूल्स एक डायरेक्शन में अलाइन थे, कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। फिर दूसरा था स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, यानी कि रूल्स तोड़ने पर हेवी पेनल्टीज। फैक्ट्रीज बंद, व्हीकल्स रेस्ट्रिक्टेड, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। तीसरा आता है इनका रीजनल कोऑर्डिनेशन। सिर्फ बीजिंग नहीं बल्कि त्यांजिन और हाइबाई रीजन के साथ मिलकर पोल्यूशन कंट्रोल किया, एयर शेड अप्रोच। देन हज़ारों जो है कोल बॉयलर्स बंद किए गए, नेचुरल गैस यूज़ की गई, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि एनर्जी रिफॉर्म्स किए। एनर्जी रिफॉर्म्स के बाद इन्होंने किया ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, मैसिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पुश, चाइना 6 एमिशन नॉर्म्स, यानी कि इंडिया के BS6 से भी स्ट्रिक्ट। देन था उनका इंडस्ट्री रिफॉर्म्स। हंड्रेड्स ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शट या रिलोकेट कर दी गई। अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती तो इंडस्ट्री को बंद कर दो। देन मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के डेंसेस्ट रियल टाइम PM 2.5 मॉनिटरिंग नेटवर्क में से एक है। रिजल्ट इसका यही था कि क्लियर अकाउंटेबिलिटी, रीजनल एक्शन की वजह से मैसिव पोल्यूशन रिडक्शन देखने को मिला। लॉस की भी कोई कमी नहीं है इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में है एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेस्ट एंड एमिशन रूल्स, NGT कोड सब हैं। इनडायरेक्ट लॉज भी हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं, वो भी एयर क्वालिटी इफेक्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया के और इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे कि NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और इवन कंस्ट्रक्शन बैन्स, ट्रबल मेजर्स एक्सेट्रा बहुत हैं। तो हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क भी है, इनडायरेक्ट लॉज भी हैं, इनिशिएटिव्स भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ये सब मोस्टली रिएक्टिव है, यानी कि सिर्फ पोल्यूशन पीक पर एक्टिवेट होते हैं। जो प्रॉब्लम है ईयर द अराउंड नहीं चल रहे हैं। सो गवर्नेंस डिफरेंस अगर हम दोनों कंट्रीज़ का देखें तो चाइना में जो है वो टॉप डाउन क्लियर कमांड है। इंडिया में सेंटर है, स्टेट है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, फिर बोर्ड्स भी हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन बहुत देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एनफोर्समेंट गैप भी है। इंडिया के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं वो अनस्टाफ्ड और अंडर फंडेड हैं। CAQM लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो CAQM के पास जो है स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं है, स्पेशली स्टबल बर्निंग जैसे इंटर स्टेट इशूज़ पर। दिल्ली का बवाना प्रोजेक्ट फेल हुआ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज मिसिंग, यानी कि जो रीलोकेशन है वो भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं देखने को मिली। अब अनदर इशू आता है वेस्ट टू एनर्जी इशू। ये जो प्लांट्स हैं ये भी एयर क्वालिटी नॉर्म्स वॉयलेट कर रहे हैं। अदर पोल्यूशन सोर्सेज की बात करें तो व्हीकल्स, वीक PUC चेक्स, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, वेस्ट बर्निंग, बहुत कुछ। देन इंडिया में ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी ग्रोथ के पेस पर एक्सपैंड नहीं हुआ। ऑड इवन इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म पोल्यूशन रिडक्शन में इसका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। अभी का पोल्यूशन कम कर सकता है सिर्फ ये। देन बिहेवियरल चेंज जो है इंडिया में वो स्लो है, कंप्लाइंस और अवेयरनेस वीक है। तो हमने क्या क्या लेसन्स लिए, कुछ एडिटोरियल से देख लेते हैं। तो हमारे 6 लेसन्स हैं। पहला, पोल्यूशन को सीजनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना जाए। दूसरा जो है हमारा वो ये है कि दिस कैन बी आर सोल्यूशंस ऑल्सो। आंसर में डायरेक्ट लिखो आप। एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट लिखो। पहला यही कि जो है इसे सीजनल प्रॉब्लम नहीं, नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानना चाहिए। दूसरा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन फास्ट करनी होगी, कोल से ग्रेजुअल एग्जिट करो। ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स अनाउंस नहीं एनफोर्स होने चाहिए। EV चार्जिंग, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉन नेगोशिएबल हैं। इंडस्ट्री रिलोकेशन सिर्फ पेपर पर नहीं, फुल्ली फंक्शनल इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए। देन 6th और लास्ट लेसन हमारा होगा कि एयर पोल्यूशन रीजनल प्रॉब्लम है, दिल्ली NCR के लिए एयरशेड अप्रोच ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द बिग टेक अवे?
बिग टेक अवे यही है कि इंडिया को चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पर गवर्नेंस डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म मिशन अप्रोच ज़रूर अडॉप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट एडिटोरियल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर इज़ अ यात्रा टू गेन अ फुट होल्ड इन आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं। सो कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अटल मोदी सुपरिपालन यात्रा निकाल रहा है। तो इस यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी के गुड गवर्नेंस मॉडल को लोगों तक पहुंचाना। बीजेपी आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना पार्टी यानी कि टीडीपी और जेएसपी के साथ पावर शेयर कर रही है। आंध्र प्रदेश बीजेपी का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, अनलाइक द तेलंगाना। तेलंगाना में जो है वो बीजेपी ग्रास रूट से ग्रो हुई थी। एमपी, एमएलए, एमएलसी जीते, पंचायत इलेक्शंस में भी गेन हुआ। 2014 इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो बीजेपी टीडीपी अलायंस हुआ, जेएसपी का सपोर्ट मिला, 2 लोकसभा सीट, 4 असेंबली सीट। वोट शेयर जो है मॉडेस्ट रहा। अगर हम 19 इलेक्शंस की बात करें तो तीनों पार्टीज अलग लड़े। बीजेपी को 0 सीट मिली, वोट शेयर 1% से भी कम हो गया। 19 से ये सीखने को मिलता है कि आंध्रा में बिना अलायंस बीजेपी का जो है स्टैंड अलोन बेस बहुत वीक दिखा। देन 2024 इलेक्शंस की बात करें जिसमें हमें रिवाइवल देखने को मिला, तो बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी अलायंस देखने को मिला। और उससे हुआ ये कि मोदी फैक्टर से बीजेपी ने 8/10 असेंबली सीट्स और 3/6 लोकसभा सीट जीती, यानी कि अलायंस में जीत पा रहे हैं। सो लोकसभा में 11.28%, असेंबली में 2.83%, पहले से काफ़ी ज़्यादा है। सो रीज़न क्या रहा है इसका सक्सेस का? एग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट दी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, मोदी की पॉपुलैरिटी, ये कुछ 2 रीजंस रहे ना। पीवीएन माधव ने स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट का चार्ज लिया। दुग्गुबाती और पुरंदेश्वरी की जगह ली। पार्टी के कुछ लीडर्स मानते हैं कि बीजेपी को ग्रासरूट से इंडिपेंडेंटली ग्रो करना होगा। बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसलिए ओपन क्रिटिसिज्म पॉसिबल नहीं है। कोलिशन कंपल्शन क्या है? बीजेपी को टीडीपी के साथ चलना ही पड़ेगा क्योंकि सेंटर में एनडीए की मेजॉरिटी बहुत स्लिम है। टीडीपी के 16 लोकसभा एमपीज एनडीए के लिए क्रिटिकल हैं। बिना टीडीपी बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती। एनडीए बिहार सीएम नीतीश कुमार पर भी डिपेंडेंट है। तो अगर हम यात्रा का टाइमलाइन देखें तो दिसंबर 11 से 25 यानी अब बच रहा है। पूरे आंध्रा में 2 फेजेस में यात्रा होंगी। अलग अलग जगह अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचूज अनवील किए जा रहे हैं। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट से, विच इज़ धर्मवरम, और एंड करेंगे हम अमरावती से विद अ बिग पब्लिक मीटिंग। सो बड़े बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के सीएम, यूनियन मिनिस्टर्स, सीनियर लीडर्स डेली मीटिंग्स में शामिल हैं। टीडीपी लीडर्स और स्टेट मिनिस्टर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीजेपी डेवलपमेंट का क्रेडिट दिखाना चाहती है, अलायंस को हर्ट किए बिना। दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक मैसेज। और हिडन गोल क्या है? सबको दिख रहा है कि आंध्रा में बीजेपी का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बेस बनाना बिना कोलिशन तोड़े। सो स्टेट ऑफ द प्ले वही है कि बीजेपी कॉशियस एक्सपेंशन मोड में है, एम्बिशन भी और डिपेंडेंसी भी। इसी के साथ हमारे 22 दिसंबर 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।